नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में लोक कला पर विवेचना होगी, जिसमें सभ्यता व संस्कृति के साथ रची बसी लोक कलाएं किस तरह चित्रकला के रूप में रंगों व रेखाओं के माध्यम से उन मानव सभ्यता व संस्कृति को बता रही थी, जब संस्कृति अपने उद्गम और नए रूपाकारों के साथ अपने संस्कृति का विकास कर रही थी। पाषाण युग और धातु युग के मध्य भी कई ऐसे चिन्ह, चित्र, संकेत प्राप्त होते रहे हैं जो लोक कलाओं के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। लोक कलाएं उस सभ्यता व संस्कृति से उपजी कलाएं हैं जिन कलाओं में अनेक माध्यमों के साथ संप्रेषण को महत्व दिया गया। ध्वनि संकेत और चित्र संकेत, इन दोनों में भी चित्र संकेत अधिक समर्थ थे, बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखते हुए। अनेक रेखाएं अपनी प्रवाही व गतिपूर्ण लयात्मक अंकन में मानव हृदयों को प्रभावित करने की क्षमताएं रखती थीं। आंगन साफ करने के पश्चात एक धारणा रही कि उसको खाली नहीं छोड़ा जाता, कुछ मांगलिक चिन्हों को अंकित किया जाता या जौ, चावल, गेहूं आदि मांगलिक पदार्थों को उस पर बिछा दिया जाता। यह एक मंगल और शुभ प्रतीक समझा जाता था। कुछ रेखाएं अलंकरण के रूप में उस पर उकेर दी गईं और वह सौंदर्य व सज्जा का एक कारक बनी। इस तरह सज्जापूर्ण फैलाव ने रेखीय गति से लोक कलाओं को एक स्वरूप देना प्रारंभ किया। प्रस्तुत अभिप्राय बेल बूटों के व कुछ पक्षियों के हैं, जिनमें प्रवाही रेखाओं के द्वारा किस तरह जनमानस की ऊर्जा व स्त्रियों के द्वारा सौंदर्य प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत होता है। मोरडी पक्षी ढोलकी के ये अभिप्राय उन्हीं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ जुड़ने लगे, जिनका प्रयोग ग्राम्य जीवन में प्रारंभ से होता रहा। कुछ रेखाओं को आवृत्ति के द्वारा इस तरह सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा कि वह एक अभिप्राय बन गया। इसी तरह इन रेखीय गतियों की एक परंपराएं बनी, जिन्हें मांडने के रूप में, अल्पना के रूप में पहचाना जाने लगा। ये मांडने सज्जा व अलंकरण से प्रेरित थे। प्रस्तुत चित्र में मांडने के चारों ओर के अलंकरण को बताते हुए यह अभिप्राय प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी तरफ स्वास्तिक, त्रिभुज व वृत्ताकार आकारों से छोटे छोटे फूलों के अभिप्राय या मोटिफ्स का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस तरह यह ग्राम्य स्त्रियों को भी पता था कि रेखाओं के संयोजन से किस तरह कोई भी बाहरी वस्तु को सृजित किया जा सकता है और उसका बिंब प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी तरह दैनिक जीवन की अनेक दिखने वाली वस्तुओं को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। प्रस्तुत चित्र में कटार, पक्षी, पान का पत्ता, फूल, त्रिभुजाकार आकृतियाँ, फूलों की आकृतियों के साथ में लटकन अर्थात उसी फूल की रेखाओं को कुछ बढ़ाकर घुमाव दे दिया जाए। इस तरह के आकारों का सृजन उसी ऊर्जा को बताता है जब सृजन में लीन ग्राम्य स्त्रियां अपने आनंद और कला के स्रोतों को ढूंढ रही थीं। अनेक ऐसे त्यौहार सदैव से मनाए जाते रहे, उसी उमंग और उल्लास को बताते हुए ये चित्र इतने सुंदर तरीके से अभिप्रायों के रूप में प्रस्तुत होते चले गए। प्रस्तुत चित्र दिए या हीड़ शब्द के साथ जुड़ा है, जिसमें दिवाली के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है। हीड़ के ये विभिन्न आकार कुस्तला ग्राम के उदाहरण हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मीणा जातियों के द्वारा ये चित्र बनाए जाते रहे, गांव की दीवारों पर उकेरे जाते रहे। प्रस्तुत चित्रों को दर्शाने का उद्देश्य ये है कि किस तरह रेखीय या ज्यामितीय आकार स्वरूपों को बांध रहे थे, नए संयोजनों को प्रस्तुत कर रहे थे और अभिप्राय एक परंपरा बनते जा रहे थे।
लोक कला में चित्रकला के अनेक स्वरूप प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें भूमि पर किए जाने वाले अंकन मांडने के रूप में प्रस्तुत हुए। यह मांडना बूंदी जिले के एक गांव का उदाहरण है, जो विवाह के उत्सव पर बनाए जाने वाला मांडना है। अर्थात मांडना या रेखीय संयोजन उल्लास और उमंग के साथ ही उन उत्सवों से जुड़ने लगा, जब अतिथि और अनेक वैवाहिक समारोहों के दौरान सज्जा और मंगल कामना से प्रेरित आकारों को बनाकर शुभ व मंगल गीतों को गाया जाता था। प्रस्तुत मांडना सिंघाड़े का मांडना कहा जाता है। भित्तियों पर बनाए जाने वाले चित्रों में नाम आता है वर्ली चित्रों का। वर्ली चित्र भित्तियों पर बनाए जाते रहे हैं। वहाँ की आदिवासी कला इतनी अधिक विकसित रूप में सामने आई कि उनके रेखीय संयोजन अपनी गति व प्रवाह में अनमोल हैं। भित्तियों पर ही बनाए जाने वाले ये चित्र शेखावाटी प्रांत के हैं, जहाँ पर छतों पर व बाहरी दीवारों पर अलंकरण कर लोक कला को सभी जनमानस के मध्य सौंदर्य का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा था। पात्रों पर अलंकरण उस सौंदर्य प्रेम को दर्शाता है, जहाँ अपनी उपयोग में आने वाली वस्तुओं के प्रति एक आत्मीय भाव उस कला मानस को बता रहा था, उस अभिरुचि को बता रहा था, जहाँ प्रत्येक वस्तु आत्मीय भाव से सजी संवरी और स्वच्छ हमारे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत की जा रही थी। इसी तरह वस्त्रों पर अलंकरण के साथ साथ कढ़ाई, छपाई व बंदेज का कार्य किया जाने लगा। ये सभी उसी अलंकरण प्रवृत्ति को बता रहा था, जो हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ सीधा जुड़ी थी। अर्थात लोक कलाएं सीधे जीवन से जुड़ी हुई कलाएं हैं। उद्देश्य कला संरचना नहीं है, बल्कि अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ एक आत्मीय संबंध का है। इसी तरह शरीर के अवयवों पर रेखीय अलंकरण आलेखित कराना एक परंपरा बन गई, जिसमें गोदना, जो कि एक स्थायी माध्यम था शरीर के अवयवों पर बनाने का, उसके साथ ही मेहंदी एक अस्थायी माध्यम था जो लोक कलाओं के रूप में पल्लवित हुआ। गोदना शरीर पर स्थायी रूप से बनाया जाने लगा, जिसमें चांद, साठिया, सीता की रसोई, भैया की पगड़ी आदि अनेक प्रतीक अपने शरीर पर रखे जाने लगे। साथ ही इसके साथ अंधविश्वास जुड़ा था कि यह स्वर्ग में जाएंगे तो साथ जाएंगे, या हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ये गोदने ही जाएंगे स्वर्ग की सीढ़ी बनकर। इस तरह यह अभिप्राय ग्राम्य जीवन में बहुत लोकप्रिय रहे। थापा कला एक ऐसी कला के रूप में विकसित हुई, जिसमें लोक जीवन के पर्वों व उत्सवों के दौरान दीवार पर चिपकाकर बनाया जाने लगा। आज अनेक प्रिंटेड थापे प्रस्तुत हो रहे हैं, किंतु पहले यह हस्त निर्मित होते थे और विवाह के उत्सव पर, जन्माष्टमी के पर्व पर, गणेश पूजा के समय अनेक थापे कागज़ पर बनाए हुए बना दिए जाते थे। वस्त्र पर लोक कलाओं का अंकन फड़ चित्रकला के रूप में सामने आया। फड़ चित्रकला भीलवाड़ा क्षेत्र की एक ऐसी कला है जिसमें रात के समय भोपे और भोपियाँ इन्हें देखकर दर्शकों को इनकी कथाएं सुनाते हैं। अर्थात पेंटिंग के साथ में नरेशन या नैरेटिव क्वालिटी भी उस गाथाकार की होती है, जिसमें वह किसी वाद्य यंत्र के साथ इसे गा गा कर लोगों के मध्य पहुँचते हैं। यह प्रस्तुत फड़ देवनारायण की फड़ है। यह सबसे पहली फड़ मानी जाती है और साथ ही इस फड़ में देवनारायण की कथा अंकित है, जिसको जंतर नामक वाद्य के साथ में गुर्जर भोपे सुनाया करते हैं। यह प्रक्रिया रंगों, रेखाओं के साथ प्रस्तुत की जाती है और ये भोपे एक गांव से दूसरे गांव इन्हें फोल्ड कर कर कुंडलित रूप में ले जाते हैं। यही फड़ चित्र या पड़ चित्र के रूप में प्रचलित हुआ। यह कुंडलित चित्र क्रमिक रूप से पूरी गाथा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, एक धारावाहिक की तरह। एक अन्य
प्रचलित रूप है कावड़। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास के एरिए में कावड़ नामक एक लकड़ी की पेटी होती है जिसको फोल्ड किया जा सकता है। कावड़िया भाट जाति इन कावड़ों को लेकर गांव में घूमती है। इनको खोलकर इस पर अंकित गाथाओं को लोगों के मध्य सुनाया जाता है। इसको एक ऐसा तीर्थ माना जाता है, लोक तीर्थ माना जाता है, जिसका दर्शन करना हर एक ग्रामीण अपना सौभाग्य समझता है। इस तरह से ये लोक तीर्थ लोगों के मध्य उनकी धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और विश्वासों के साथ जुड़े हैं। इस तरह यह मालूम होता है कि लोक कलाएँ परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों, दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ आत्मीय संबंधों को व जीवन को सुंदर रूप से जीने की कला के रूप में सामने आती है। और यही सब संस्कृति के वह तत्व बन जाते हैं जिससे किसी भी संस्कृति के मूल तत्व को जाना जा सकता है कि वहाँ के रहने वाले निवासी अपने जड़ों तक किस तरह से अपने को पल्लवित व विकसित कर रहे हैं, किस तरह से एकजुट होकर समूह के रूप में बंधे हुए हैं। यहाँ व्यक्ति की भूमिका नहीं है, बल्कि एक समूह की, एक सामूहिक संवेदनाओं की, भावनाओं की और विश्वासों की अभिव्यक्ति है जो कि सर्वमान्य होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की सोच जब रीतिबद्ध हो जाती है तब नगरीय कलाओं का विकास होता है और सभी लोक कलाएँ इन्हीं नगरीय कलाओं के उद्गम का स्रोत रही हैं। अंतराल के पश्चात कुछ अन्य कलाओं पर चर्चा होगी जो लोक जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं। अंतराल के पश्चात आपका पुनः स्वागत है। लोक कलाओं के स्वरूपों को समझने के लिए भारत के अनेक क्षेत्रों से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जो भारतीय कला के अनुपम उदाहरण हैं और लोक संस्कृति के संरक्षक। प्रस्तुत चित्र मध्य प्रदेश के ढिंढोरी प्रांत का है, जहाँ पर आदिवासी कला अपने मुखर रूप में प्रस्तुत हुई, जिसे गोंड कला के नाम से जाना गया। इसके उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा, भारत भवन व म्यूज़ियम के बाहर विशालकाय म्यूरल्स के रूप में देखे जा सकते हैं। यह कला हाथों की उंगलियों पर रंग लगाकर नाखूनों के द्वारा बनाई जाती है और यह एक लोक कला के अनुपम सौंदर्य को दर्शाती है, जहाँ पर मानवीय रूप सरलीकृत आकारों में किस तरह अपनी प्रवाहमयी गति को दर्शाते हैं, यह इस चित्र से ज्ञात होता है। नाथद्वारा राजस्थान का एक ऐसा तीर्थ माना जाता है जहाँ पर कृष्ण भक्ति की धारा बह रही थी, ब्रज से सीधा संबंध था। वहाँ पर एक ऐसी शैली का जन्म हुआ जिसे पिछवई शैली कहा जाता है और वह स्क्रॉल्स के रूप में देश के व विदेशों के कोने कोने में पहुंच गई। कृष्ण भक्ति की यह धारा कृष्ण से संबंधित चित्रों को बना रही थी और रीतिबद्ध होकर शैलीगत रूप में सामने आई और नगरीय कलाओं में शामिल हो गई, किंतु उसका उद्गम लोक कला ही है, इसलिए इसे लोक कला में ही शामिल समझा जाना चाहिए। प्रस्तुत चित्र कालीघाट पश्चिमी बंगाल के पटुआ चित्रों में से एक है, जहाँ पर पटुआ शैली वहाँ के निवासियों की एक ऐसी शैली थी जिसमें वह अपने भावनाओं को आकारों के रूपों में, अभिप्रायों में अभिव्यक्त करते थे और उसकी अभिव्यक्ति ज्यामितीय न होकर सुकोमल और प्रवाही व गोलाकार रेखाओं में होती थी। यह चित्र कालीघाट का ही है, जिसमें आकारों का सरलीकरण, छाया प्रकाश का मामूली प्रयोग, आकारों का सीधापन इसकी विशेषताएं हैं। लोक शैली में एक अन्य विषय रहता है कि उन्हें हल्के रूप में या इस तरह से उल्लासित विषयों के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि वह प्रत्येक को छू सके। व्रत त्योहारों के साथ में जुड़ने पर लोक कलाएं राजस्थानी मांडना कला में
इस तरह मुखरित हुई कि मांडना कला एक रेखीय संयोजन, ज्यामितीय आकारों के रूपों में व धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ गई। प्रस्तुत चित्र अहोई अष्टमी का है। 12 महीनों में अनेक ऐसे त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, जहाँ स्त्रियाँ एक साथ अपने घरों में यह चित्र बनाकर पूजा व्रत करती हैं और उसका उद्यापन करती हैं। उड़ीसा प्रांत का यह चित्र पटचित्रों की श्रेणी में आता है। यह सभी चित्र उड़ीसा से प्राप्त हैं और इनमें सपाट व चमकीली रंग योजनाएँ व रेखीय अभिप्राय प्रमुख हैं। एक अन्य बात जो सभी लोक कलाओं में देखी जा रही है वह है रेखीय गति व सपाट व चमकीली रंग योजनाएँ। अपने मौलिक स्वरूप व मूलभूत संवेदनाओं के साथ इन चमकीले रंगों का जो मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है वह इन के सौंदर्य को और अधिक मुखरित करता है। यथार्थ रूपों को अंकित करने की जोड़ तोड़ या मानसिक परेशानी लोक कलाकार नहीं उठाते, बल्कि सहज रूप में अपनी सृजन प्रक्रिया व आनंद की गतियों को इन रूपों में अभिव्यक्त करके सौंदर्य सृजन व अपनी जीवन की ऊर्जा का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत चित्र मधुबनी शैली का है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की यह कला आज विश्व में प्रसिद्ध है और यह कला कागज़ व वस्त्र दोनों पर बनाई जा रही है। मिथिला की यह कला इस रूप में अधिक व्याख्यायित होती रही है कि यह सिर्फ रेखीय संयोजन नहीं है, बल्कि इसमें मिथकों या माइथोलॉजी के साथ में आकारों को बांधा गया है। प्रस्तुत चित्र राम सीता का है। हनुमान उनके आगे बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण और भरत खड़े हैं। प्रवाही रेखाओं और रेखाओं द्वारा भराव के द्वारा प्रस्तुत चित्र अपनी सृजनात्मक ऊर्जा व सहज रूप के कारण प्रसिद्ध है। पैर मानो ट्यूब की तरह मुड़ गए हैं, पर वह जो सहज और सरलीकृत रूपों में कहीं भी ब्रेक नहीं आया है या उस लय को टूटने नहीं दिया गया है, जो कि लोक कला की एक प्रमुख विशेषता है। सहज रूप और परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ऐसा अंतर नहीं आने देते कि उसका आनंद या उसके सृजन या उसकी लय को बाधित किया जाए। प्रस्तुत चित्र कालिया मर्दन का है, मधुबनी शैली का। यहाँ आकारों का सरलीकरण और सपाट रंग योजना इतने सुंदर रूप से मुखरित हुई है कि आकारों के सरलीकरण के साथ ही एक अमूर्त तत्व भी इस शैली में आता गया और मिथकों या आख्यानों को किस तरह इन रूपों में प्रस्तुत किया गया कि वह मिथक एक चित्र मात्र से सभी के जनमानस में पहुंच जाता था। प्रस्तुत चित्र गौड़ शैली का ही है, जिसमें प्रवाही रूपों को किस तरह धरातल पर बिखेर दिया गया है, पक्षी रूपों को, साथ ही उसमें भराव को रिदमिक रूप से भर दिया गया है। आधुनिक कला में स्पेस की एक प्रॉब्लम सदैव से कलाकार महसूस करते रहे हैं। उस स्पेस की प्रॉब्लम को ये कलाकार किस तरह आसानी से दूर कर लेते थे कि पूरा चित्र प्रवाही हो जाए और स्पेस का विभाजन, आकारों का ठोसपन, रेखीय गति और आनंद विभोर होने की चाह इन सभी चित्रों में किस तरह प्राप्त होती रही है। ये दूसरा चित्र भी गौड़ शैली का है, जिसमें देवी को बनाया गया है। देवी का रूप कहीं ना कहीं अति यथार्थवादी रूपों से मेल खाता है, जिसमें भावाभिव्यंजना की शक्ति इतनी अधिक है कि वह अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौष्ठव, पूर्ण भावाभिव्यंजना के साथ प्रस्तुत होती है। अर्थात ये चित्र सिर्फ अलंकरण का ही माध्यम नहीं रह गए, सिर्फ सजाने की ही सामग्री नहीं रह गए, बल्कि मिथकों का अंकन होने के साथ साथ उसमें भावों का अवगुंठन भी देखा जा सकता है। प्रस्तुत चित्र कुमायूं का है, जो अष्टमी के दौरान बनाया जाता है। यह सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग से बनाया गया है।
यह है प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की सांझी, जो श्राद्ध पक्ष में कुमारी कन्याएं घर के बाहर बनाकर 5 दिन तक बनाकर उसको फूलों, पत्तियों और अन्य सामग्री से सजाती हैं। इसको गोबर के द्वारा उभार कर बनाया जाता है और उस पर आसानी से कई फॉर्म चिपकते चले जाते हैं और ताज़ी फूल पत्तियाँ किस तरह उसको सौंदर्य प्रदान करती हैं। लोक विश्वासों के साथ जुड़ी यह संथाल की कला आकारों का सरलीकरण, अंतराल का विभाजन, आकृतियों के मिथकों व रूपों के साथ में समन्वय किस तरह सामने आया है। सरलीकरण, रूप और आकारों की गति इन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रस्तुत चित्र बरली क्षेत्र का है, जिसमें यह एक ऐसी कला है जिसमें पशु और वृक्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मानवाकार बहुत छोटे हैं, किंतु उनकी गति इस तरह है कि तारा धरातल गतिपूर्ण महसूस होता है। पूजाओं से जुड़ा एक और चित्र बड़ मावस की पूजा का है, जिसमें राजस्थानी मांडने के रूप में यह प्रस्तुत है। यह नागपंचमी की पूजा के दौरान बनाया गया थापा है। यह श्रावण या रक्षाबंधन के दौरान श्रवण कुमार को चित्रित करने की एक कृति है। यह बैलगाड़ी का स्वरूप है। आधुनिक कलाकार भी बैलगाड़ी को इस रूप में बनाने में सक्षम महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि यह बैलगाड़ी ऐसा लगता है जैसे बर्ड्स आई व्यू से लिया गया एक चित्र है। आकारों का इतना अमूर्तीकरण व अभिप्राय के रूप में प्रस्तुत करना बहुत सुंदर तरीके से एक संयोजित आकार को प्रस्तुत करना है, और यह अतिथियों के स्वागत या अतिथि के आगमन की प्रतीक के रूप में घरों के बाहर दीवारों पर बनाया जाता रहा है। एक और मांडनों के रूप में चित्रों को बनाया गया, जिसमें पगलिया या फुटप्रिंट्स बनाना शुभ समझा जाता था और अतिथि व देवताओं के आगमन का प्रतीक। यह ऊपर का चित्र एक फुटप्रिंट है, एक पगलिया है, और नीचे का चित्र 2 पगलिया के रूप में मांडने के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रस्तुत चित्र बीजणी का पगलिया या फैन के रूप में पगलिया को बनाया गया है। घर के बाहर अतिथियों के सत्कार व आगमन के लिए शुभ व मंगल कामना से प्रेरित यह पगलिये बनाए जाते रहे हैं। यह अलंकरण वृत्ताकार अलंकरण है, जिसमें चौपड़, फूलों के अलंकरण आदि से प्रस्तुति दी गई है। ये अलंकरण इस तरह रेखीय संयोजनों में अनेक संभावनाओं को दर्शाते हैं कि रेखीय संयोजन अनंत संभावनाओं को लिए, सौंदर्य के अबूझ कसौटियों को लिए हुए, अबूझ पहेलियों को लिए हुए सृजित होते रहे हैं। यह होली के दौरान बनाया जाने वाला चंग या मांडना है, जिसको होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पशु पक्षियों के अभिप्रायों को चित्रों में इस रूप में बनाया गया कि पशु पक्षी अभिप्राय के रूप में परंपरागत स्वरूपों को प्राप्त हो गए। यह रेखीय संयोजन मोर के हैं, घोड़े के हैं, हाथी के हैं, लंगूर के हैं, बिल्ली के हैं, किंतु यह यथार्थ रूपों की कॉपी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बिंब की पुनः संरचना है उस सरलीकृत रूपों और रेखाओं के माध्यम से, जो उस फॉर्म या रूप को अभिव्यंजित करने में पूर्ण सक्षम है, और यह अस्वाभाविक सा प्रवाही रेखाओं का रेखांकन अत्यंत प्रभावशाली रहता है। प्रस्तुत चित्र वृक्षों से संबंधित हैं। एक बड़ का पेड़ है और दूसरा आम का पेड़। ज्यामितीय रूपों में आम के पेड़ को व बड़ के पेड़ को किस सुंदर रूप से बना दिया गया, जो प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। प्रस्तुत चित्र मिथिला शैली का है, जिसमें पशु पक्षियों के प्रतीकों को दर्शाया गया है। कछुआ दीर्घायु होने की कामना से प्रेरित होकर बनाया गया, तो मछली पुत्रवान होने की। यह सभी आकार विवाह के उत्सव पर बनाए जाते रहे हैं। वर्ली, मिथिला, मांडना अनेक कलाएं विवाह के उत्सव के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कलाएं जीवन के संस्कारों के साथ जुड़कर अभिन्न रूप से जीवन से गुंथी हुई हैं। प्रस्तुत चित्र कमल के फूल का है, वह साथ में तोते बनाए गए हैं, जो ज्ञान का प्रतीक हैं।
कहीं ना कहीं इनमें तांत्रिक अभिप्रायों की भी अभिपुष्टि देखी जा सकती है। यह चित्र गौंड शैली के पक्षियों का है जो एक आदिवासी कला के रूप में मुखरित हुई है। इस तरह यह सभी कलाएं एक ऐसे शब्द को अभिव्यंजित कर रही थी जो 18वीं 19वीं सदी में सामने आया, जिसका नाम है फोकलोर। फोकलोर की चर्चा विलियम्स ने 1870s में की। उससे पहले कुछ जर्मन ब्रदर्स ने इन्हें वोक्संडे के नाम से प्रस्तुत किया था। जर्मन में इसका अर्थ होता है ओरल नैरेटिव्स, जिसका अर्थ है कि यह फोक या लोक कलाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जा रही हैं, जबकि इनका कोई लिखित संविधान, लिखित नियम नहीं है। यह उस संस्कृति की प्रतीक हैं जो अनेक हजारों वर्षों से हमारे मानव सभ्यता व संस्कृति को पोषित कर रही हैं और अपनी जड़ों के साथ जोड़े रख रही हैं।